ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर यूनिट का नियुक्तिकरण या स्टाफिंग। नियुक्तिकरण या स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? तो किसी जो पोस्ट हमारी कंपनी में होती हैं, जैसे मैनेजर है, डायरेक्टर है, वर्कर है, सुपरवाइज़र, फोरमैन वगैरह, ये सारी पोस्ट होती हैं। इस पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करना। उपयुक्त व्यक्ति मतलब सूटेबल, जो बहुत सूट करता है उस पोस्ट के ऊपर, उस उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करना मतलब नियुक्ति करना होता है, नौकरी पर रखना नियुक्तिकरण कहलाता है। पद या व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। पद मतलब पोस्ट, व्यक्ति होता है कर्मचारी। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसी पोस्ट है बिल्कुल वैसा ही कर्मचारी हमारे को नौकरी पे रखना है। तो इस जो हमारी नियुक्तिकरण जी प्रक्रिया होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पहला पॉइंट इसमें आता है भर्ती करना, रिक्रूटमेंट। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है ये। वो वाली भर्ती नहीं है आर्मी की, दूसरी है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। चयन करना, सेलेक्ट करना वर्कर को, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, एक एक पूरा चैप्टर हम करेंगे। प्रमोशन हम करेंगे, ट्रांसफ़र वगैरह भी हम इसमें पढ़ेंगे। स्थानांतरण। डेफिनेशन इसमें देखते हैं। थियो हेमन की परिभाषा दी हुई। नियुक्तिकरण कार्य प्रबंधकों का कार्य है। प्रबंधकों की भर्ती, चयन, उनका विकास, डेवलप करना, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देना, क्षतिपूर्ति से संबंध। क्षतिपूर्ति मतलब अगर पोस्ट खाली हो गई है उसको पूरा करना। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन द स्टाफिंग फंक्शन pertains to मतलब उसके बारे में बताता है, टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट मैनेजर्स। नीचे वाले जो मैनेजर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनको नौकरी पर रखना। अब हम आते हैं नियुक्तिकरण की विशेषताएं या फिर प्रकृति के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर्स ऑफ द स्टाफिंग। बारी बारी से एक एक पॉइंट करेंगे। सबसे पहला है मनुष्य से संबंध, रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स। ये जो नियुक्तिकरण है, नौकरी पर रखना, ये योग्य व्यक्तियों को कंपनी में, संगठन में मतलब कंपनी में योग्य व्यक्ति जो हमारी कंपनी में काम करने के योग्य हैं, ऐसे व्यक्तियों को कंपनी में विभिन्न पदों, विभिन्न पोस्ट पर लगाना। संगठन ढांचे का एक चार्ट तैयार करना। संगठन ढांचा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पूरा यूनिट हम कर चुके हैं, उसका एक चार्ट तैयार करना। कर्मचारियों की भर्ती करना, उनका चयन करना, चुनना मतलब कर्मचारी को, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी प्रमोशन देना इत्यादि, सब काम मनुष्य से संबंधित होते हैं। सेकंड है एक पृथक प्रबंधकीय कार्य है, सेपरेट मैनेजरल फंक्शन। बाकी भी मैनेजर के बहुत सारे कार्य होते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन वगैरह, कंट्रोलिंग वगैरह, तो ये अपने आप में एक अलग कार्य होता है। थर्ड पॉइंट हमारा है सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक है, एसेंशियल एट द ऑल द मैनेजरियल लेवल्स। वैसे तो हर एक जो मैनेजर का लेवल है, चाहे वो डायरेक्टर है, मैनेजर है, फोरमैन, सुपर, कोई भी क्यों नहीं है, हर एक व्यक्ति को अपने से नीचे वाले कर्मचारियों की स्टाफिंग करनी होती है, उनका इंतज़ाम करना होता है। परंतु कुछ जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट ही बना देती हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट, सेवी वर्गीय विभाग। ये कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का ही काम करता है, चुनने का ही काम करता है। चौथा है सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध, रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कर्मचारियों को नियुक्ति जो की जाती है, कर्मचारियों को जो नौकरी पर रखा जाता है, इसका संबंध मनुष्यों से होता है जिन्हें हमें नौकरी पर रखना है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज से ही हमारे को सभी कर्मचारियों, अधिकारियों की प्राप्ति होती है। तो समाज के प्रति भी हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियां बनती हैं। समाज से आने वाले लोगों की भर्ती की जानी, उनका चयन किया जाना, उनकी प्रमोशन की जानी, और ये सारे कार्य जो हैं बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए, बिना भेदभाव के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जान पहचान वाले लोगों को नौकरी पर रख लिया जाए, ये कई बार संस्था के लिए हानिकारक भी होता है। पांचवा पॉइंट है आंतरिक वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। जब हम कर्मचारियों को नौकरी पर नियुक्त करते हैं तो आंतरिक वातावरण, संस्था के अंदर का जो वातावरण होता है, ये भी इसको प्रभावित करता है। संस्था के कर्मचारियों से ये संबंधित होता है। कर्मचारियों के बारे में हम अलग अलग नीतियाँ, नियम बनाते हैं। कैसे कर्मचारियों की प्रमोशन करने की हमारी क्या नीति होगी, कर्मचारी को प्रमोट हम कैसे करेंगे, ये प्रमोशन पॉलिसी हम इसको कहते हैं। पदावनति नीति, डिमोशन पॉलिसी। डिमोशन का मतलब होता है, प्रमोशन का मतलब होता है ऊपर वाली पोस्ट पे भेजना। डिमोशन का मतलब होता है अगर काम उसका अच्छा नहीं है तो दोबारा से उसको नीचे वाली पोस्ट पे भेज देना। स्थानांतरण नीति, जिसको ट्रांसफ़र पॉलिसी बोलते हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजना। क्या संस्था में जो खाली पोस्ट है उनको पदोन्नति के द्वारा भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, ये सारे फैसले यहाँ पर लिए जाते हैं। सिक्स पॉइंट है बाह्य वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर का जो वातावरण है उसका प्रभाव भी हमारे जो भर्ती है प्रक्रिया उस पर पड़ती है। जो संस्था बाहर ऐसे इफ़ेक्ट जो बाहर से हमारी कंपनी को प्रभावित करते हैं, जैसे सरकार की नीतियाँ भी हमारी कंपनी को प्रभावित करती हैं। शैक्षणिक वातावरण मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी हमारी कंपनी को प्रभावित करते हैं।
सरकार की नीति हो सकती है कि जो भी कर्मचारी हमने रखना है वो सभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही हमारी कंपनी लेगी, फिर हम अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकते। शैक्षणिक संस्थाएं जो होती हैं विशेष ट्रेनिंग देने में शिविर लगाकर संस्था के कर्मचारियों के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान हमारा दे सकती हैं। 7 पॉइंट है, नियुक्तियां दूरगामी परिणामों वाला कार्य होती हैं। स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। दूरगामी परिणाम मतलब भविष्य में जाकर इसके परिणामों का पता लगता है। कर्मचारी के प्रशिक्षण, चयन, शिक्षण, विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनी खर्चा करती है, परंतु इसका लाभ आने वाले भविष्य में हमारे को प्राप्त होता है। 8वां पॉइंट है, नियुक्तियाँ एक सतत कार्य है। स्टाफिंग इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लगातार चलते रहने वाला कार्य होता है। जैसे जैसे किसी कंपनी का आकार बढ़ता जाता है हमारे को और ज़्यादा कंपनी में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट होती है तब भी हमारे को कर्मचारी और चाहिए होंगे। कुछ कर्मचारी छुट्टी पर चले जाते हैं तो भी उनकी जगह काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए होते हैं। 9 पॉइंट है, नियुक्तियाँ प्रबंधकों की उप प्रणाली है। स्टाफिंग इज द सब फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजर्स को बहुत सारे मेन कार्य करने होते हैं, परंतु उनमें से एक कार्य जो हमारा है वो स्टाफिंग या नियुक्तिकरण का भी होता है। 10th पॉइंट है, नियुक्तियाँ संस्था की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। स्टाफिंग फुलफिल्स द प्रेजेंट नीड्स। अभी जितने कर्मचारी हमारे को चाहिए वो सारे कर्मचारियों की पूरी व्यवस्था करना जो है वो स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। हमारा डायरेक्टर जो है वो स्टाफिंग के अंतर्गत ये डिसाइड करता है कि हमेशा जितने कर्मचारी चाहिए हो उतनी ही मात्रा में कर्मचारी हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। अगला पॉइंट है, नियुक्तियाँ संस्था की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं। स्टाफिंग फुलफिल्स द फ्यूचर नीड्स। भविष्य में कौन कौन से पोस्ट खाली होने वाली हैं, कौन सी नई पोस्ट जो है वो क्रिएट होंगी, नवीन पदों की स्थापना हमारी कंपनी में होने वाली है, इसके लिए किस तरह के शिक्षित और प्रशिक्षित कर्मचारी, शिक्षित मतलब कितने पढ़े लिखे, प्रशिक्षित मतलब जिन्होंने कौन सी ट्रेनिंग की है, कैसे कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, सभी का पूर्वानुमान हम लोग लगाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है नियुक्तिकरण का महत्व या फिर आवश्यकता, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग। इसका महत्व या आवश्यकता क्या है? पहला है रिक्त पदों को भरना, फिलिंग द वेकेंट पोस्ट। खाली पोस्ट जो हमारी होती है उनमें सूटेबल उपयुक्त व्यक्तियों को उस नौकरी पर रखना। नियुक्तिकरण के लिए विशेष अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है। विशेष जानकारी, अनुभव होना चाहिए व्यक्तियों के सिलेक्शन करने के लिए, तभी अच्छे कर्मचारियों को हम चुन पाएंगे। सेकंड है मानवीयता को महत्व, ह्यूमन एम्फेसिस। मानवीय तत्वों पर ध्यान देना हमारा जो है नियुक्तिकरण का उद्देश्य होता है। व्यक्तियों की शिक्षा कितनी होनी चाहिए उस पर ध्यान दें, उनका एक्सपीरियंस, अनुभव कितना होना चाहिए, व्यक्ति सत्यनिष्ठ ईमानदार हो, कार्य में उनकी रुचि होनी चाहिए, मनोवृत्ति होनी चाहिए, स्वास्थ्य उनका अच्छा होना चाहिए। सही आयु और लिंग के व्यक्तियों को ही हमने नौकरी पर रखना होता है। थर्ड पॉइंट है ज्ञान की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ द नॉलेज। आज मानव शक्ति प्रक्रिया जो है उसके बारे में पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध है कि कैसे कर्मचारियों की भर्ती करें, कैसे कर्मचारियों का चयन किया जाए, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है, कार्य मूल्यांकन कैसे उनके कार्यों को इवेलुएट किया जाए, पता लगाया जाए सही है या नहीं है। इसलिए कर्मचारियों को जब नौकरी पर रखना है तो आधुनिक विधियों का लाभ हमारे को उठाना चाहिए। चौथा पॉइंट है विशिष्टीकरण या फिर स्पेशलाइजेशन। पहले से लोगों की नियुक्ति प्रशिक्षण का कार्य स्वयं कर लेते थे। मैनेजर जितने भी हमारे होते थे वो पहले खुद ही नौकरी पर रख लेते थे, कर्मचारियों को खुद ही ट्रेनिंग देते थे, सारे काम ये खुद करते थे। परंतु अब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, हम उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बड़ी कंपनियां अलग से डिपार्टमेंट बनाती हैं जिसे पर्सनल डिपार्टमेंट या सेवी वर्गीय विभाग कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायक, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सन्स। कर्मचारियों की भर्ती व चयन को नवीनतम विधियों का प्रयोग करके हम उपयोग करें, मतलब कर्मचारियों को चुनाव जो है नई से नई विधियों के अनुसार किया जाए ताकि हमारे को योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायता मिले और उनको प्राप्त करना संभव हो जाए। 6 पॉइंट है उच्च निष्पादन में सहायक, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। सही कार्य के लिए बेटर परफॉर्मेंस, सही कार्य पर जब हम सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो इससे कर्मचारियों की कुशलता बढ़ती है और संस्था का उत्पादन भी बढ़ जाता है। 7 पॉइंट है उपक्रम के निरंतर विकास में सहायक। उपक्रम के निरंतर विकास में सहायक का मतलब हुआ, ये पॉइंट्स को आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। उपक्रम के विकास में सहायक का मतलब ये हुआ कंपनी का विकास, हेल्प्स इन द कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। उपक्रम के निरंतर विकास और दीर्घायु में सहायक भी बोल सकते हैं। संस्था का सपना होता है कि वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे और निरंतर उसका विकास होता रहे। ऐसा तभी होगा जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उच्च कोटि की मानवीय संपत्ति, ह्यूमन एसेट्स हों। मानवीय संपत्ति या ह्यूमन एसेट्स का मतलब है उच्च कोटि के कर्मचारी उपलब्ध हों। अच्छे प्रबंधक ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी कंपनी सही प्रकार से चलेगी और अच्छे कर्मचारियों का चुनाव भी। 8वां पॉइंट है मानव संसाधन के अनुकूलतम
उपयोग में सहायक, हेल्पफुल इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन का मतलब है श्रमिक, अनुकूलतम उपयोग का मतलब उनका पूरा पूरा इस्तेमाल करना। नियुक्तिकरण से में सभी क्रियाएं व्यवस्थित ढंग से की जाती हैं। जब व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाता है, हर काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है, जिससे संस्था में कभी भी आवश्यकता से अधिक कर्मचारी, जिसे कि ओवर मैनिंग कहा जाता है, वो नहीं हो पाते। कर्मचारी संस्था में जितने चाहिए होते हैं अनुकूलतम मात्रा में ही होते हैं, जिनसे हम उनका अनुकूलतम उपयोग कर पाते हैं, सही प्रकार से उनका उपयोग कर पाते हैं। और जब सभी कर्मचारियों का उपयोग पूरा पूरा किया जाता है तो श्रम की लागतें या श्रमिकों की लागत या उनकी कॉस्ट जो है वो घट जाती है। सही समय पर व्यक्ति जब हमारे को उपलब्ध हो जाते हैं तो कार्य में उत्पन्न होने वाली बाधा जो है उसे रोका जा सकता है। 9th पॉइंट हमारा है कर्मचारियों में कार्य संतुष्टि में वृद्धि, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। मानवीय व्यवहार का अध्ययन करके यह पता लगाया जा सकता है कि वो कैसे वातावरण को, मानवीय व्यवहार मतलब श्रमिकों का व्यवहार, ये पता लगाते हैं कि कैसे वो वातावरण, पदोन्नति की नीति, पारिश्रमिक पद्धति को पसंद करते हैं, कि हमारे श्रमिकों को कैसा वातावरण पसंद है काम करने के लिए, पदोन्नति नीति, प्रमोशन करने का कौन सा तरीका उनको पसंद है, किसका वो पसंद नहीं करते, पारिश्रमिक पद्धति या तनख्वाह देने का कौन सा तरीका जो है उनको पसंद है। उन्हें सभी वांछित सुविधाएं देने का प्रयास किया। वांछित मतलब जो उनको चाहिए, डिज़ायर्ड फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं फैसिलिटीज़ वो चाहते हैं वो सभी सुविधाएं उनको देने की कोशिश की जाती है। विशेष ध्यान दिया जाता है कि उनके पारिश्रमिक में कमी ना रहे, सैलरी में कमी ना रहे। जितना काम जिस व्यक्ति ने किया है उसे ईमानदारी से उतनी तनख्वाह जो है अवश्य दी जानी चाहिए, जिससे उन्हें कार्य करने में पूरी संतुष्टि मिलती है। 10th पॉइंट हमारा है कर्मचारियों के मनोबल वृद्धि में सहायक। जब उन्हें हर प्रकार की अच्छी परिस्थिति मिलती है, कार्य के अनुसार तनख्वाह भी मिलती है, तो ऐसी स्थिति में उनका मनोबल बढ़ जाता है, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। 11th पॉइंट है गुणक प्रभाव या फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब एक व्यक्ति अकेला अपना कार्य करता है तो वो कम होता है, परंतु जब सभी व्यक्ति मिल कर के काम करते हैं तो उसका उत्पादन अधिक अच्छे तरीके से होता है। टीम का कुल कार्य जो है व्यक्तिगत कार्य के जोड़ से अधिक ही निकलता है, क्योंकि लोग जो है टीम में कार्य करना पसंद करते हैं, उससे वो प्रोत्साहित होते हैं, इसलिए हम टीम में ही वर्कर से कार्य करवाते हैं। 12th पॉइंट है संस्था की सफलता का आधार, इट्स एन बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। एक संस्था सफल तभी होती है जब सही प्रकार से सही कर्मचारियों को हम अपनी संस्था में नौकरी पर नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है नियुक्तिकरण के तत्व या फिर कार्य, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग या फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। पहला है मानव संसाधन नियोजन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मानव संसाधन मतलब हमारी संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी प्लानिंग करना, कितने कर्मचारी कब चाहिए, कौन से विभाग में चाहिए, कौन कौन क्या काम करेगा, ये सारी प्लानिंग जो है इसमें आती है। जब हमने प्लानिंग कर ली तो उसके बाद अब भर्ती, क्योंकि पूरा चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे भर्ती और चयन क्या होता है, यहाँ एक एक लाइन में समझते हैं। देखो, इस प्रक्रिया में भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है कि भविष्य में कर्मचारी हमारे को कहाँ कहाँ से मिलेंगे। नियुक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों को नौकरी प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि जो जो व्यक्ति हमारी कंपनी में आना चाहते हैं सारे एप्लीकेशन फॉर्म भेजो। तो भर्ती में क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगवाए जाते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशंस आएंगी उतने ज़्यादा लोगों में से अच्छे कर्मचारी के चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। रखने तो हमने वही कर्मचारी हैं, पर ज़्यादा होंगे तो बहुत सारे लोगों में से अच्छा कर्मचारी हम आसानी से चुन पाएंगे। और यदि कर्मचारी ही एक दो आए तो उसमें दोनों के दोनों ही नालायक हुए तो मजबूरी में हमारे को कोई ना कोई तो रखना पड़ेगा। तो अच्छा ये होता है कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस मंगवाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं हमारे पास, इसलिए हम इसको सकारात्मक प्रक्रिया या पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हम मंगवा रहे हैं और चीज़ें लगातार आ रही हैं। सेकंड है चयन या फिर सिलेक्शन। अब चयन क्या चीज़ होती है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कर्मचारियों की एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, अब उनको हम क्या करते हैं, विभिन्न परीक्षण होती है, परीक्षा टेस्ट, अलग अलग टेक्स्ट के द्वारा ज़्यादा योग्यता वाले आवेदक या एप्लीकेंट्स जो है उनका चुनाव हम करते हैं, उनको चुनते हैं पूर्व निर्धारित संख्या में। जैसे हमें 10 कर्मचारी चाहिए, चाहे 10,000 एप्लीकेशन क्यों ना आ जाए, रखने हमने 10 ही कर्मचारी होते हैं, तो पूर्व निर्धारित संख्या में ही कर्मचारियों को चुना जाता है। पर कौन से कर्मचारियों को, योग्यतम आवेदकों को, जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि इससे आवेदन पत्रों को यहाँ पर कम किया जाता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम नेगेटिव या नकारात्मक प्रकृति कहते हैं। अगला, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो हमारी कंपनी में विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकें।
उनके ज्ञान और निपुणता में वृद्धि की जा सके, इसलिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा आगमन और अभिस्थापन, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। जब एक कर्मचारी का चुनाव कर लिया गया, वो संस्था में हमारे आ जाता है, तो ऐसे कर्मचारी को हम अपने संस्था के बाकी कर्मचारियों से परिचित करवाते हैं। संस्था की उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उत्तरदायित्व हैं, वो उसे बताते हैं। कंपनी के लक्ष्यों के बारे में उसको बताते हैं। कंपनी की नीतियों, पॉलिसीज़, नियमों के बारे में उसको जानकारी देते हैं।